हेलो बच्चों, साई राम। बच्चों, हमने अभी तक बहुत पढ़े, व्याकरण पढ़े, हम लोगों ने पाठ पढ़े, हम लोगों ने रचना विभाग का अभी तक बहुत कम अंश देखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी रचना विभाग का एक छोटा सा अंश जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गद्य आकलन, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी उतना ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा हिंदी का रचना विभाग है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? गद्य आकलन। हम सबको पता है कि गद्य पद्य ये सब क्या होता है। गद्य मतलब जो हम पाठ पढ़ते हैं, आकलन अर्थात जो भी हमें एक पैराग्राफ दे रहता है गद्य से संबंधित, उसके बारे में आकलन करना। तो गद्य आकलन क्या होता है, परीक्षा में गद्य आकलन से क्या संबंधित आ सकता है, कैसे प्रश्न आएंगे, वह सब आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले तो हमें समझना था कि गद्य आकलन क्या होता है। मैंने आपको बताया, गद्य आकलन का अर्थ होता है एक ऐसा पैराग्राफ जो गद्य हो, पाठ का हो, उससे संबंधित। और आपको परीक्षा में यह कैसे पूछा जाएगा, आपको जब आपके एग्जाम आते हैं तो उसमें बोला जाएगा कि निम्नलिखित गद्य खंड को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर आपको प्रश्न बनाने होते हैं। फिर वो 8वीं 9वीं 10वीं जो कक्षाएं होती हैं, इनको क्या करना होता है, आकलन का जो भी आपको दिया जाएगा गद्य आकलन का, उसको पहले पढ़ना है ध्यान से, और उससे संबंधित आपको 5 या 4 जो भी आपको मार्क्स रहेंगे। अभी जैसे अगर 80 मार्क का हो गया है तो आपको कितने प्रश्न आने रहेंगे? 4। तो आपको उतने प्रश्न बनाने होते हैं। लेकिन वह प्रश्न बनाने के समय आपको क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, वह आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। गद्य का आकलन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। गद्य जो पाठ है उसका जब हम आकलन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय हमें क्या क्या ध्यान में देना कि हमारे जो प्रश्न हमें निर्माण करने हैं उसे कैसे बनाने हैं। उसमें हम कुछ वाक्य देखेंगे बच्चों। परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। अर्थात आप जब गद्य को अच्छे से पढ़ोगे, जो भी आपको गद्य दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी 4 प्रश्न निर्मित करते हो उसके उत्तर एक एक वाक्य में ही होने चाहिए, एक शब्द में या बड़े उत्तर आपके वहाँ पे नहीं आएंगे। ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना होता है, उसके उत्तर नहीं लिखने होते। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 5 या 4 जो भी रहेगा प्रश्न तैयार करना होता है, उसके उत्तर हमें लिखना नहीं होता है। प्रश्न तैयार करने से पहले गद्य खंड को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हमें पहले सबसे जो भी हमारे परीक्षा में आता है उस गद्य खंड को पढ़ना और समझना चाहिए। सभी प्रश्न गद्य खंड से ही खोजने चाहिए। मतलब जो भी आप 4 प्रश्न तैयार कर रहे हैं वह बाहर का नहीं होना चाहिए। आपको सामने जो भी जो परीक्षा पत्र है उसमें जो भी आपको गद्य आकलन के लिए जो भी पैराग्राफ आया है, आप उसी में से ही प्रश्न बनाओगे, उससे बाहर से नहीं। प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हों। और एक बात आपको देखना है, जिस तरह से प्रश्न भी गद्य के अंदर ही होना चाहिए, उसी तरह से उनके उत्तर भी गद्य के अंदर ही होने चाहिए। लेकिन हमें उत्तर लिखना नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें ऐसे प्रश्न तैयार करना है जो कि गद्य के अंदर से ही हो। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। हाँ, जो भी आप प्रश्न ढूंढ के लिख रहे हो उसकी जो भाषा है वह सरल हो और स्पष्ट हो, ताकि जो भी वह पढ़े उसे समझ में आए कि वास्तव में आप क्या कहना चाहते हैं। आपका जो प्रश्न पूछा हुआ है उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या होता है। प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। यह मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि जहाँ पे भी आप कोई प्रश्न पूछते हो वहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना ही होता है। अगर आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो आपके एक अंक में से आधा अंक कट कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद ही जो आप पूछते हो वह प्रश्न बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अर्थात आप जो भी वाक्य है, जब तक उसमें आप उसका चिन्ह नहीं लगाओगे तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपने विराम चिन्ह पढ़ा है तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ही हमें पता चलता है कि वह क्या है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर भी हमें प्रश्न बनाना होता है। तो हमें प्रश्न बनाने के बाद अच्छी तरह से वाक्य का जो प्रश्न निकाला है हम लोगों ने, उसके बाद उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगर आप भूल जाएंगे तो वहाँ पर आपके आधे अंक कट कर लिए जाएंगे। प्रश्न रचना पूरे परिच्छेद पर होनी आवश्यक है। अर्थात आप जो भी प्रश्न बनाते हो वह आपको पूरे परिच्छेद को, पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर उसमें से ही प्रश्न बनाना है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों की गद्य आकलन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। बच्चों यह जो 5 प्रश्न तैयार करने के लिए बोला गया है, यह जब हमारा 100 अंक के लिए आता था पेपर तब होता था। अब जब हमारा 80 अंक का पेपर हो गया तो हमें 4 ही प्रश्न बनाने होते हैं। तो हम पहला देखते हैं कि किसके बारे में कहा गया है। भाग्य पर विश्वास करने वालों का दावा है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सफलता या असफलता मिलती है या सुख दुख आते हैं। कई बार भरसक प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति असफल हो जाता है तो दुखी हो उठता है। यह मानने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है कि भाग्य में यही लिखा था। सफलता केवल प्रयत्न और परिश्रम से ही नहीं मिलती, उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान, सूझबूझ, धैर्य, आत्मविश्वास, एकाग्रता आदि गुण आवश्यक हैं। काम को बिना समझे, गलत ढंग से, उच्चट मन से मतलब बिना मन से, उद्देश्य की पूरी और स्पष्ट जानकारी पाए बिना कितना भी परिश्रम पूर्वक किया जाए वह तो भी सफलता मिलना संभव नहीं होता है। जब आवश्यक गुणों के अभाव में मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती है तो कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे सफलता नहीं मिली। तब व्यक्ति अपने भाग्य को अपनी असफलता का उत्तरदायी मानकर चुप बैठ जाता है। भाग्यवाद व्यक्ति को निराश, निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है। अगर असफलता के कारणों को ढूंढा जाए और पुरुषार्थी बनकर उस काम को फिर से करने का संकल्प किया जाए तो असफलता के कारणों से बचने की सूझ आती है और व्यक्ति सफल हो जाता है। तो बच्चों यह जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, जो भी आपने गद्यांश देखा है, यह परिच्छेद बहुत बड़ी बात आपको बता रहा है कि अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी काम में सफल नहीं होते हैं तो वह हमें बहुत लोगों के द्वारा भी सुनाई देता है और हम खुद भी यह बात मानने लगते हैं कि अरे हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन शायद हमारा भाग्य साथ नहीं रहा। तो भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, जो होता है वह हमारा कर्म और हमारा मेहनत होता है। अगर आप अपना कर्म करते हो, मेहनत करते हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन बच्चों उसके लिए हमें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कोई भी एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर बात को अपने से संबंधित रखना चाहिए और हमें यह बात भी मानना चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। इसलिए देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये जो मजदूर आप देख रहे हैं, जैसे किसी भी भवन का निर्माण किया जाता है उसके पीछे, या किसान अगर बरसात नहीं हो रही, वो बोले अरे भगवान ही नहीं पानी दे रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, फसल सूख जाएगी, यह तो मेरा अभाग्य है। या यह लोग भी बोले कि अरे बहुत मेहनत होती है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर ये जो काम करने वाले लोग हैं अगर यही पीछे हो जाएंगे तो आज जैसे हम आलीशान घरों में बैठते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं और हमें जो भी सुख सुविधा मिल रही है क्या वो हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें इन सब बातों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपने मेहनत से अपना भाग्य बनाना चाहिए, ना कि भाग्य से भाग्य बनाना चाहिए, क्योंकि भाग्य से भाग्य कभी नहीं बनता है। भाग्य जो बनता है वह मेहनत से बनता है। तो हम देखेंगे बच्चों को यह जो हम लोगों ने परिच्छेद आज पढ़ा है उसके ऊपर हम कैसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। बहुत सरल है, आप ध्यान देना। देखिए पहला है, भाग्य पर विश्वास करने वालों का क्या दावा है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले परिच्छेद में देखा था कि जो भाग्य पर विश्वास करते हैं उनका दावा क्या है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही सफलता और असफलता या सुख और दुख आते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं होती है, हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम के अलावा और किन गुणों की आवश्यकता होती है। परिच्छेद देखते हैं बच्चों। देखिए हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक ज्ञान, सूझबूझ, धैर्य, आत्मविश्वास, एकाग्रता आदि गुण भी आवश्यक है। अगर यह गुण है तो आप आराम से किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों हम, भाग्यवाद व्यक्ति को क्या बना देता है। जैसे भाग्यवाद अर्थात जो अपने सिर्फ भाग्य के ऊपर ही निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है उनके साथ में। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए भाग्यवान व्यक्ति को निराश अर्थात उदास, निष्क्रिय मतलब कोई भी काम करने लायक हम नहीं बनते हैं, और अकर्मण्य मतलब
हमारा जो काम करना है उसे वह रोक देता है। तो इस तरह से भाग्यवाद व्यक्ति को निराश, निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता किस तरह से मिलेगी, मेहनत के द्वारा मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चौथा है आपका, असफल आदमी फिर सफल कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है परिच्छेद के हिसाब से बच्चों, असफलता के कारणों को अगर हम ढूंढें और पुरुषार्थी मतलब मेहनत करें, तो हमें जो है और संकल्प करें कि जो भी असफलता के कारण है उससे बचने की सूझ आती है और उसके द्वारा ही हम मेहनत के द्वारा अपने आप को सफल बना सकते हैं। पांचवा है, सफलता मिलना कब संभव नहीं होता है। कब संभव नहीं होता है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, ये देखिए, कई बार भरसक प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति असफल हो जाता है या माने तो मजबूर न भागे। ये देखिए यहाँ पे दिया आपको, काम को बिना समझे, गलत ढंग से, उचट मन से, उद्देश्य की पूर्ति और स्पष्ट जानकारी पाए बिना अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय जो सफलता मिलना है वह हमारे लिए संभव नहीं है। कोई भी कार्य बच्चों जो हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वह तभी सफल होगा जब हम उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और हम कोशिश नहीं करते हैं, हम भगवान भरोसे बैठ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ में होना ही था, हमारे भाग्य में यही लिखा था, तो वास्तव में वही होगा जो आप बोल रहे हो। लेकिन अगर आपने वहीं पर थोड़ा मेहनत किया, अपने आप को सफल बनाने की कोशिश की, तो आप सफल जरूर बनेंगे। अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो जो हमारे वीर लोग हैं, अगर उन्होंने भी हमारे जैसी सोच रखी होती कि हमें हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमें यह नहीं मिल सकता है, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज भी हम किसी ब्रिटिश के घर में कोई ना कोई साफ सफाई का काम करते होते हैं। हमारे लोगों ने हमारे लिए सोचा क्योंकि उन्हें पता था कि सफलता से, मेहनत से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से हमें इस परिच्छेद से यह ज्ञान मिलता है। कभी कभी बच्चों आपको ऐसा भी प्रश्न आप बना सकते हैं, जैसा उपर्युक्त जो पद्या सॉरी परिच्छेद है उसका शीर्षक दीजिए, तो वह भी प्रश्न आपका सही माना जाएगा। लेकिन वास्तव में आपको प्रयत्न करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न बनाएं वह जो लाइनें आपको दिख रही है ना यहाँ पर, उससे संबंधित ही बनाएं और उसके उत्तर भी यहाँ पर इस परिच्छेद में मौजूद होने चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया कि गद्य आकलन क्या होता है। गद्य आकलन को समझना बहुत आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हर तरह, जैसे मैं हर बार आपको हर वीडियो में अभ्यास के तौर पे कुछ न कुछ देती रहती हूँ कि जिससे आपको समझ में आएगा, उसी तरह इस वीडियो में भी मैंने अभ्यास के तौर पर एक और छोटा सा परिच्छेद रखा है, देखते हैं। देखिए, अब यह जो परिच्छेद है हमें अच्छे से पढ़ना है, इस पर कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, लेकिन आप भी कोशिश करना कि आपके द्वारा आप कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जिस देश का अन्न और जल खाकर पीकर हम बड़े हुए हैं, इस देश की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तन मन धन से अपने देश की सेवा करने का नाम स्वदेश सेवा है। हम हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने बड़े परिवार के बारे में कभी नहीं सोचते। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जब हम अपने परिवार की बारे में जिस तरह से सोचते हैं, अगर उसी तरह से हम अपने देश के बारे में भी सोचने लगेंगे, तो वह वास्तव में आपकी क्या हो जाएगी, स्वदेश सेवा हो जाएगी। स्वदेश सेवा में अपना सर्वस्व लगाना जीवन की सफलता है। यह बात स्पष्ट है कि देश की रक्षा का भार इसी देश में रहने वालों पर होता है, और यह ठीक भी है कि कोई क्यों किसी दूसरे के लिए जान देने जाए। अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है, तब कायर भी वीर बनते हैं। देश की पर आपत्ति आते ही यह विचार उठता है कि वे सब वस्तुएं जिनकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिनको पवित्र समझते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। यही विचार जो देशवासियों को प्राणों की बाजी लगाने के लिए बाध्य कर देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि यह भारत जो देश है वह हमारा एक बड़ा परिवार है, जिसकी रक्षा जो है वो हमें ही करना है, उस दिन हम अपने कर्तव्य से अवगत हो जाएंगे और फिर हम देश की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। ऐसा करने से ही शिवाजी, राणा प्रताप, तिलक आदि महापुरुष अमर हो गए। बच्चों, हम जिन महापुरुषों के बारे में आज भी पढ़ते हैं, हमारा जो इतिहास गवाह है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग ही याद किए जाते हैं। अपने अपने तो सब कर लेते हैं, जानवर भी अपना अपना करके अपने बारे में सिर्फ सोचता है, लेकिन हम इंसान हैं। जब हमें इंसान का पवित्र आवरण मिला है, तो हमें अपने आप को उस तरह से बनाना चाहिए कि हमें, हमारी जो जाति है, एक दिन हम पर गर्व करे कि
कि हम इंसान हैं। चलिए देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे 4 ही प्रश्न हैं। महापुरुषों के नाम किस प्रकार अमर होते हैं? हमने अब भी देखा है किस प्रकार होते हैं। जब जो देशवासी अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, उस ऐसे लोगों के जो है, और अपना सर्वस्व लुटा देता है, ऐसे लोगों के प्राण जो है वो अमर हो जाते हैं। देश पर संकट आते ही हमारे मन में कौन से विचार आते हैं? कौन से विचार आते हैं बच्चों? अभी हम लोगों ने देखा था। कौन सा आता है? ये देखिए, अपनी अपनी जान को सबको प्यारी है, वह तब कायर बनते। देश पर आपत्ति आते ही यह विचार उठता है कि सब वस्तुएं जिसकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसको पवित्र समझते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। मतलब कहाँ से? देश पर से लेकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमें देश की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए बच्चों हमें? जिस देश का अन्न और जल पीकर हम बड़े हुए हैं, उस देश की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही कारण है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। उचित शीर्षक दीजिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारे शीर्षक सोच सकते हैं, जैसे हमारा देश, भारत देश, या हमारे कर्तव्य। ऐसे करके आप बहुत सारे उचित शीर्षक जो है वो दे सकते हैं। बच्चों, यह जो आप गद्य आकलन पढ़ते हैं, वह एग्जाम में मैंने आपको बोला है 4 अंक के लिए आता है। तो उसमें आपको कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनाने होते हैं कि उचित शीर्षक दीजिए, नहीं तो आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। बट प्रश्न अच्छे से फ्रेम करके होना चाहिए, अच्छे से तैयार किया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आपके 1 अंक के लिए जो एक प्रश्न रहता है उसके अंक आधे ही मिलेंगे। इसलिए आप जो भी तैयार करते हैं उसे सोच समझ कर तैयार कीजिएगा, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।